दोस्तों थिएटर में तो इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है मिशन मजनू। और इस फिल्म में काम किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा और साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका ने। तो आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि नया वीडियो मैंने कब डाला है। इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि ये एक रियल फिल्म है और इस फिल्म का प्रमोशन भी यही बताकर किया गया है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जबकि हकीकत ये है कि इस फिल्म का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सच्ची घटनाओं से दूर दूर तक का इस फिल्म का कोई वास्ता मतलब नहीं है। फिल्म की कहानी शुरू होती है उस वक्त में जब इंदिरा गांधी जी हिंदुस्तान की पीएम थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। पूरी दुनिया उस बात को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और इंडिया पाकिस्तान को रोकना चाहता था। बस इस फिल्म में इतना ही रियल है कि इन घटनाओं का जिक्र किया गया है, इन घटनाओं की तारीख बताई गई है, साल बताया गया है। इसके बाद इस फिल्म में कुछ भी रियल नहीं है, बाकी सब कुछ फिक्शन है। यानी कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उन लोगों ने मान लिया था कि अगर उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया फिल्म में और उनका साल बताया तो इस फिल्म को रियल मान लिया जाएगा। सिर्फ इसी एक बात से पता चलता है कि इन लोगों को फिल्म बनाने की कितनी नॉलेज है। ये लोग पब्लिक के बारे में किस कदर जानते हैं, इनको कितना पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या फिल्म में डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। इन कुछ घटनाओं के जिक्र के अलावा इस फिल्म की कहानी भी वही है जो इस तरह की सभी स्पाई फिल्मों की कहानी होती है। यानी कि कहा जाता है कि बस एक ही आदमी है जो पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोक सकता है और वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। अगले हफ्ते एसआरके की फिल्म पठान रिलीज हो रही है, उसमें भी यही कहा जाएगा कि बस एक ही आदमी है जो हिंदुस्तान को बचा सकता है और वो है शाहरुख खान। यानी कि फिल्में बनाने वाले इस डायलॉग को यूज करते करते थके नहीं हैं और अगले 15-20 साल भी थकेंगे नहीं। अच्छा, एक और कमाल की चीज बॉलीवुड वालों के हाथ लगी हुई है। उनका कहना है कि हर स्पाई फिल्म में यह बताना जरूरी है कि जो हीरो है उसका बाप गद्दार था, उसने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की थी। अरे भाई साहब, यह ट्रैक कितनी फिल्मों में डालोगे भाई? यह ट्रैक आप अब तक कम से कम 15 से 20 फिल्मों में डाल चुके हो। मतलब इस ट्रैक को कब तक खींचोगे दोस्तों? बता तो दो भाई बॉलीवुड वालों, मुझे प्लीज एक बार बता दो यार। और आगे फिल्म में ऐसे ऐसे मजाक है कि भाई साहब पूछो मत। इस फिल्म की हीरोइन रश्मिका भी अंधी है, ठीक उसी तरह जैसे कि आमिर खान की फिल्म फना में काजोल अंधी थी। मैं इस फिल्म के राइटर्स और डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब अगर हीरोइन अंधी ना होती तो फिल्म को क्या फर्क पड़ जाता? मतलब आप हीरोइन को अंधी बनाकर क्या साबित करना चाहते थे, सिवाय इसके कि आपको कॉपी करनी थी कि यार फना में काजोल अंधी थी तो हम भी अपनी हीरोइन को अंधी ही बनाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस फिल्म में हीरोइन अंधी ना होती, वो देख रही होती, तो इस फिल्म को बनाने के लिए ज्यादा मसाला मिल सकता था। हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें कही जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आगे इस फिल्म में ऐसे ऐसे दृश्यों की भरमार है भाई साहब कि उनको देखते हुए आप अपने घर पर बैठकर भी अपने आप को थप्पड़ मारना चाहेंगे, अपने बाल नोचने लगेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप इस फिल्म को देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो। दिखाया गया है कि पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के रॉ के एजेंटों का जाल बिछा हुआ भाई साहब, एक दो नहीं सैकड़ों के हिसाब से है और सब मौज मस्ती से रह रहे हैं। हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी के एजेंट वहां पान खाते खाते ऐसे ही पहुंच गए हैं और जिसकी मर्जी जहां आई वहां रहने लगा है। कोई रमन भाई वहां जाकर बहुत बड़ा मौलाना बन गया है, किसी ने चाय की दुकान खोल ली है, किसी ने दर्जी की दुकान खोल ली है और सबके पास AK-56 हथगोले सब कुछ है। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऑफिसर्स हैं वो सब सो रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, जबकि पूरे पाकिस्तान पर रॉ का कब्जा हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में तो राइटर्स को पैसे नहीं मिलते हैं। मुझे आप बताइए कि ऐसी कहानी लिखने वाले राइटर्स को पैसे कैसे मिल सकते हैं? हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि ऐसी कहानी लिखने वाले राइटर्स को सिर्फ जूते चप्पल लात मुंह के मिलने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इस कहानी के राइटर है असीम अरोरा, परवेज और सुमित। ये तीनों ही राइटर्स 6 महीने की काला पानी की सजा पाने के पूरे पूरे हकदार है इस कहानी को लिखने के लिए। और मैं ये बात कोई मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत ही सीरियसली इस बात को कह रहा हूं। मैं बहुत ही गुस्से
गुस्से में हूं कि ये राइटर्स ऐसी घटिया कहानी कैसे लिख सकते हैं। और अगर इन्होंने ऐसी कहानी लिखी थी तो जो महान लोग इस फिल्म से जुड़े हुए थे, जैसे कि स्क्रूवाला, अमर, डायरेक्टर, वो सब लोग जब इस कहानी को सुन रहे थे तो क्या कर रहे थे? सोए हुए थे या भांग लगाई हुई थी? इसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि भाई साहब पूरा पाकिस्तान जिंदा है रॉ एजेंटों के रहमो करम पर। रॉ के एजेंटों की पूरे पाकिस्तान में गुंडागर्दी चल रही है, वो जो करना चाहे कर रहे हैं। उनको यहां तक भी पता चल जाता है कि पाकिस्तान कहां परमाणु परीक्षण करने वाला है। इवन हिंदुस्तान की सरकार इजराइल को रोकती है कि वो पाकिस्तान पर हमला ना करे। अरे मेरे भाई, खुदा के वास्ते भाई साहब कुछ तो सोच लेते इतना बड़ा चुतियापा बनाने से पहले यार, कुछ एक मिनट के लिए तो सीरियस हो जाते यार। और बस इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पता चल जाता है कि भाई ये सारे रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में हैं और सभी को अगले 5 मिनट में कुत्ते बिल्ली की तरह मार दिया जाता है। फिल्म के डायलॉग्स ठीक ठाक है लेकिन ग्रेट नहीं है। म्यूजिक भी ठीक ठीक है लेकिन बहुत कमाल का नहीं है। जबकि फिल्म को ऐसे प्रमोट किया गया है कि ये एक एक्शन फिल्म है, लेकिन पूरी फिल्म में सिर्फ 3-4 एक्शन सीन है और ठीक ठीक है, बहुत जबरदस्त नहीं है, कमाल के नहीं है। इस फिल्म का डायरेक्टर है शांतानु बागची और उस भाई साहब ने बागों में घूमते घूमते ही सारी फिल्म को सोचा, सारी फिल्म को शूट किया और बनाकर रिलीज कर दिया। इस भाई साहब को डायरेक्शन का डी भी नहीं पता, इस भाई साहब को बिल्कुल नहीं पता कि कहानी क्या होती है, कहानी को कैसे कहा जाता है और सीन कहां से शुरू करते हैं, कहां खत्म करते हैं। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सिद्धार्थ ने अपने रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। सिद्धार्थ पूरी तरह अपने रोल में घुस चुका था और उसका लुक भी एकदम पाकिस्तानी लड़के की तरह है। और क्लाइमैक्स में तो सिद्धार्थ की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। हालांकि रश्मिका के लुक्स एक पाकिस्तानी लड़की की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी रश्मिका ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, उन्होंने निराश नहीं किया है। बाकी छोटे छोटे किरदारों में और बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर्स हैं और उन्होंने अपने किरदारों को अच्छे से निभाया है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई साहब ये इतनी घटिया फिल्म बनी कैसे? एक्चुअली एक लड़का है जिसका नाम है अमर, वो फॉक्स में काम किया करता था और फॉक्स को ताला लगाकर वहां से निकला था। ये बॉलीवुड वालों की फितरत है, उनको ऐसा लगता है कि जितने लोग भी कॉर्पोरेट हाउसेस को ताला लगाकर निकले हैं उनको फिल्मों के बारे में बहुत पता है। वो भले ही तनुज गर्ग हो, वो अमर हो, वो विक्रम मल्होत्रा हो और या वो रॉनी स्क्रूवाला हो जो यूटीवी को स्क्रू करके बाहर निकला है। तो अमर भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास गए डायरेक्टर को लेकर, उनको कहा कि भाई साहब एक कहानी सुन लो, मैं कमाल की कहानी लाया हूं आपके लिए। सिड ने कहानी सुनी और सिड ने बोला कि भाई साहब कहानी तो बढ़िया लग रही है, लेकिन प्रोड्यूसर कौन होगा? अमर ने कहा कि भाई साहब जीनियस प्रोड्यूसर है रॉनी स्क्रूवाला, उसने कहानी सुनी है, वो ये कह रहा है कि ये शोले से बड़ी हिट है, तो अब आप सोच लो करनी है कि नहीं करनी। सिड ने कहा कि भाई साहब जब रॉनी स्क्रूवाला ये कह रहा है कि कहानी कमाल की है और आप जो फॉक्स को ताला लगाकर बाहर निकले हो आप भी ये कह रहे हो कि ये कहानी कमाल की है, तो भाई साहब इस कहानी को तो मैं 100% करूंगा। तो इस तरह से इनके हत्थे चढ़ गया सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब जब हीरो आ गया, डायरेक्टर आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, तो बात खत्म हो गई, प्रोजेक्ट बन गया। सीधे ही रोनी ने नेटफ्लिक्स को कांटेक्ट किया और कहा कि भाई साहब एक बहुत बड़ी फिल्म मैं बना रहा हूं, आप बोलो लेते हो क्या? नेटफ्लिक्स वालों ने कहा कि भाई साहब दिक्कत ही कोई नहीं है, पकड़ो 60 करोड़ रुपए। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बन गया। समझने की कोशिश कीजिए, फिल्म नहीं बनी, प्रोजेक्ट बना और उस प्रोजेक्ट में सब लोगों का हिस्सा था। अमर का भी हिस्सा था, रॉनी स्क्रूवाला का भी हिस्सा था, नेटफ्लिक्स में जो ऑफिसर रहा होगा जिसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया होगा उसका भी हिस्सा था। तो इन सब ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया और अपने अपने हिस्से के पैसे ले लिए और ये कारनामा बनाकर रिलीज कर दिया। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोजेक्ट से जितने लोग भी जुड़े हुए थे उनको तो पैसे मिल चुके, नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का और सिद्धार्थ मल्होत्रा का। जितने भी बॉलीवुड में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फिल्में नहीं बन रही है, सिर्फ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को नुकसान हो रहा है और जो यंग एक्टर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। और जितने यंग एक्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम यह है, उनको यह लगता है कि जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वही बड़ी फिल्में बना सकते हैं, वही हिट फिल्म बना सकते हैं। और यही वजह है कि आज बॉलीवुड में 100 में से सिर्फ 2 फिल्में हिट होती हैं, 98% फिल्में फ्लॉप होती है। क्योंकि जो बड़े निर्माता हैं वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो फिल्में नहीं बनाते। वो तो कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इतना लग रहा है, इतना आ रहा है, बात खत्म। उनकी तरफ से फिल्म चले ना चले, भले ही 12 बजे लग के 3 बजे फिल्म उतर जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे यंग एक्टर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि प्रोजेक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने से बॉलीवुड का भला नहीं होगा, बल्कि बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा। और प्रोजेक्ट बनाने से ना हमारे यंग एक्टर्स को फायदा होगा, इन
इनका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर ये एक वाहियात फिल्म है जिसमें कुछ भी नहीं है, ना इमोशन है, ना एक्शन है, ना एंटरटेनमेंट है, ना थ्रिलर है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि इसको देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ पछताते रहेंगे, अपने आप से पूछते रहेंगे कि भाई ये फिल्म में हो क्या रहा है। इस फिल्म से आप कहीं भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है, जाहिर सी बात है घर में बैठकर ही फ्री में देखना है। लेकिन इस फिल्म को फ्री में देखने में भी घाटा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप घर पर बैठकर इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0, क्योंकि अगर यह फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो 10 करोड़ से कम का बिजनेस करती। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।